एसएसबी की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा से ज्यादा जीटीओ टास्क को छोड़ दें तो 6-7 दिन की क्लासेस होती है। जिस क्षण मृत्यु आपका आलिंगन करेगी उस क्षण ऐसे खुलेगा, अरे मैं क्या सपना देख रहा था, लेकिन ये सपना बहुत बड़ा है। एक बुढ़िया है, उसको सीट ऊपर वाली मिली है, अब वो चलने में सक्षम नहीं है ट्रेन में, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जा चढ़ मर, मुझे क्या। देखिए इस बच्चे को सो रहा है तो मुझे याद आया कि जब हम कोई चीज याद करते हैं तो वो याद करने की प्रक्रिया क्या है, या जब हम सो जाते हैं ना रात में, तो हमें पता नहीं रहता ना कि हम कहाँ पे हैं। आश्चर्य नहीं होता? अभी तो आपको पता है आप कहाँ पे हो, और थोड़ा सो जाओ तो दूसरी दुनिया में होते हो, दूसरे ख्वाबों में घुसते हो सकता है एनडी ऑफिसर ही बन जाओ, राइट। हो सकता है किसी का मर्डर कर रहे हो, भाग रहे हो कहीं किसी से बच के, और जैसे ही आंख खुलती हैं, होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज, राइट, जैसे ही आंख खुलती हैं वैसे ही पता चलता है वो हो बच गए, सपना देख रहे थे। तो ये जीवन भी आपका एक सपना ही है। जिस क्षण मृत्यु आपका आलिंगन करेगी उस क्षण ऐसे खुलेगा, अरे मैं क्या सपना देख रहा था, लेकिन ये सपना बहुत बड़ा है, राइट। तो हम जिस मानसिक स्तर पर जीते हैं उसको कहते हैं चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, राइट। और कॉन्शियस माइंड से भी 1,00,000 गुना स्ट्रॉन्ग होता है अवचेतन मन, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। जब आप सोते हैं तो कौन सा दिमाग सक्रिय होता है? सबकॉन्शियस माइंड। आपको कोई चीज याद होती है या अंदर तक गहरी चली जाती है, उसका कारण यही है कि उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को आपने चेतन मन से अवचेतन मन यानी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में भेज दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? और सबकॉन्शियस बड़ा स्ट्रांग रहता है, वो एक आपका मेमोरी रहता है, और मेमोरी की तरह सारी चीजें क्या करता है? सेव करता है। तो वो फॉर्मूला या इंफॉर्मेशन या डेटा आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? हिटलर इतना फेमस क्यों हुआ? जब वो बोलता था तो खुद तो ऊपर खड़ा होता था, रोशनी में रहता था और लोगों को अंधेरे में रखता था, और शुरुआत के लेक्चर में शुरुआती बातें वो उल फिजूल करता था जिनका कोई लेना देना नहीं था। लोगों को बोरियत होने लगती थी, लोग सोने लगते थे, और सोने लगते थे तो कौन सा माइंड सक्रिय होता है? सबकॉन्शियस। और जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात जाती है तो वो पूरी तरीके से बैठ जाती है, 1,000 गुना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जब हिटलर बोलता था तो अवचेतन मन में सुनने वाले लोगों को लगता था कि यही सही है, इसीलिए वो इतना बड़ा क्रूर शासक रहा और लोग उसको स्टिल फॉलो करते रहे, उसकी बातों से प्रभावित होते रहे, राइट। तो जब भी आपको कोई चीज याद करनी है या कोई डेटा अपने दिमाग में फिक्स करना है तो बेटर ये रहेगा, बहुत से लोग आपसे कहते होंगे कि सुबह पढ़ो, जल्दी जग जाओ, ध्यान करो, पूजा करो। नो 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 नो, अगर आपको कोई चीज पढ़नी है तो उसको रात को पढ़ के सोइए, क्योंकि जो नींद लेंगे ना कुछ समय बाद, वो नींद उस डेटा को आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिक्स कर देगी। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या जो विज्ञान के छात्र हैं या किसी भी फील्ड के छात्र रहे होंगे, उनका अपना अनुभव रहा होगा कि अगर वो रात को मैथमेटिक्स के सवाल लगा के सोए हैं या फिर करके सोए हैं या फिर कोई फॉर्मूला याद करके अपने दिमाग में रहा है, तो जो अंतिम विचार आपके दिमाग में रहा है वही आपके सपने में आता है। और जैसे ही सपने में मैथमेटिक्स आना शुरू हो जाती है तो ध्यान रखना, आपका जो मैथमेटिक्स का स्तर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, राइट। रामानुजम को हम सबसे बड़ा मैथमेटिशियन मानते हैं, जो अनंत के बारे में सूचनाएं देता था। और अगर मैं अनंत की बात करूं तो अनंत में आप कुछ जोड़ दें या घटा दें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। 1/0 इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को हम क्या बोल सकते हैं? अनंत। अब अनंत में तुम 4 जोड़ दोगे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, 8 घटा दोगे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंफिनिटी इज लाइक अ सी। अनंत जो है गणित में समुद्र की तरह होता है, और समुद्र में अगर 2 लोटा पानी डाल दो तो आप समुद्र का लेवल तो नहीं बढ़ा दोगे, और अगर 4 बाल्टी पानी निकाल दो तो उसका लेवल घटाओ तो नहीं दोगे। तो अनंत में कोई असर नहीं पड़ता कितने ग्रह जुड़ गए, नक्षत्र चले गए, क्योंकि ये बहुत विराट है जिसकी सीमाओं की कल्पना करना भी बड़ा कठिन है। इसके लिए भी बहुत बड़ा चिंतन चाहिए दिमाग में, इतना बड़ा ये यूनिवर्स है। इसीलिए कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जिसकी कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। लेकिन रामानुजम एक ऐसा मैथमेटिशियन था जो अनंत के बारे में सूचनाएं देता था, और मैंने शायद उसको आपको एक थ्योरम बताई थी। तो उसने जो थ्योरम दी, उसने दी सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स कितना होता है? -1/12।
अब आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग लगा के सोचिए, 1 2 3 4 5 6 100 1000 10,000 20,000 50,000 लाख करोड़ संख सब जोड़ दिया जाए तो आंसर किस में आता है? नेगेटिव में आता है। और जब आप इस थ्योरम को नेट से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना कॉम्प्लेक्स उस बंदे ने सोचा था। और वो बंदा मैथमेटिक्स में एक्सेप्शनली गुड था, नहीं क्लर्क था एक, लेकिन क्लर्क था, लेकिन मैथमेटिक्स में उसकी अनूठी प्रतिभा थी। इंडिया में क्लर्क था। तो उसके साथी ने उससे बोला, भाई जब तुम्हारी इतनी प्रतिभा है, तो उस समय बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहा करते थे प्रोफेसर हार्डी, तो प्रोफेसर हार्डी के पास जाने को भेजा। उसने बोला कि प्रोफेसर हार्डी के पास तुम अपनी कुछ थ्योरम्स भेजो। तो रामानुजम ने जो कुछ थ्योरम्स लगाई थी, प्रमेय लगाई थी, उनको उसने प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा। तो प्रोफेसर हार्डी ने उन थ्योरम्स को देखने के बाद कहा कि ये तो बहुत अनूठा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिशियन है, इससे बड़ा मैथमेटिशियन तो भूतो न भविष्यति। ऐसी थ्योरम्स को उन्होंने भेजा। तो हार्डी ने उनको बुलाया, तब जाके उनका इतना नाम हुआ। तो वो पहला साइंटिस्ट था जो अनंत के बारे में सूचनाएं देता था, और अवचेतन मन में जो बातें पड़ी रहती, उसके सपनों में जो बातें आती थी, उनको वो नोट डाउन कर लेता था और जटिल से जटिल समस्या का हल कर दे। अगर आपको लगता है कि आपकी बड़ी जटिल समस्या है, इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है, सबरे आपने घोड़े खोल लिए हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, टी भी मान लिया, पी भी मान लिया, लेकिन किसी भी तरीके से अगर इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उस समस्या को आप रात में सोते समय एक बार सोच के सो जाइए, और अगर वो समस्या तुम्हारे सपनों में आ गई तो वो समस्या अपने आप हल हो जाएगी, क्योंकि अवचेतन मन के पास आपकी सारी जटिल समस्याओं का हल रहता है। आपने मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, हेनरी का सुना होगा। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है, हेनरी ने, कि एक जटिल समस्या थी और उसको सॉल्व करते ही वो रात में सो गई, वहीं कॉपी रखी रह गई, पेन रखा रह गया, अवचेतन अवस्था में वो वहीं की वहीं पड़ गई, उसको पता ही नहीं चला कि आंख कब लग गई। और सुबह जब वो उठ के देखती है तो उसने देखा कि ये तो समस्या हल हो गई। अब उसने कहा कि ये समस्या हल कैसे हो गई, रात को तो मैं इसको लेके सोई थी, और इस समस्या को हल करना विश्व के किसी वैज्ञानिक के बस में शायद ही होता, और वहां केवल सुबह नौकरानी आ सकती थी, और जो समस्या हेनरी नहीं कर पा रही उसकी नौकरानी सॉल्व करते तो ये तो और ज्यादा परमाश्चर्य होता। फिर उसने आत्मचिंतन किया कि मैंने हुआ क्या। कभी कभी हमें बात नहीं याद रहती ना, फिर हम आंख बंद करके सोचते हैं कि भाई क्या हुआ था, अच्छा मैं जगह वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, तो उसको लगा वो जैसे सो गई थी, फिर रात में उठी अर्धचेतन अवस्था में, जैसे नींद में रहते हैं ना, नींद में उसने समस्या हल की और वो सो गई, क्योंकि जो समस्या थी वो रात्रि के सोते हुए अंतिम विचार में पहुंच गई, और जब अंतिम विचार में पहुंच गई तो अवचेतन मन में पहुंच गई, और अवचेतन मन के पास हर समस्या का हल है। आज जो भी आप डेटा याद करते हैं उसको रात में करना शुरू करिए, वो सब्जेक्ट आपका निखरता जाएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि जो नींद है ना वो डेटा को फिक्स कर देगी। सपने जो आएंगे ना जिसमें डेटा चलेगा ये हुआ, तो वो प्रक्रिया है कि आपका अवचेतन मन काम कर रहा होगा और उसमें वो डेटा इजीली फिक्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो ये है हमारे अवचेतन मन का कमाल। तो बच्चा अगर क्लास में सो रहा है तो भी वो अवचेतन मन से मुझे सुन रहा है, पता तो इसको भी है मैं क्लास में हूं, तो मेरी बात जाएगी तो और गहरी उतरेगी। तो इसीलिए कोई सो रहा हो तो डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्शियस रहिए, उस बच्चे को सोने दीजिए, हो सकता है कि वो सोते हुए ही सीखता हो। और भूटान में और तिब्बत में ये पद्धति डेवलप कर ली गई है बौद्ध लोगों के द्वारा जो मठ में रहते हैं, कि आपको नींद में ही सारा ज्ञान दिया जा सकता। अब इससे बढ़िया क्या बात है, क्योंकि डायरेक्ट आदमी कहां रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में, और वहां उसको जो ज्ञान देना है वो काफी आसान रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अपनी तरफ ध्यान दीजिए। एसएसबी का टेस्ट आपका है, आपके पड़ोसी का नहीं है। अगर वो पड़ोसी ग्रुप डिस्कशन में सो रहा है तो ऑब्वियसली उसका कुछ बिगड़ने वाला है, आप उसके इतने शुभचिंतक मत बनिए जितना खुद के बनिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम बात करते हैं कल हमने क्या सीखा। एसएसबी की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा से ज्यादा जीटीओ टास्क को छोड़ दें तो 6-7 दिन की क्लासेस होती है, राइट, जिसमें सारी प्रक्रिया के बारे में आपको बता दिया जाता है कि भाई स्टोरी कैसी बनानी है, एक हीरो होना चाहिए, एक हीरोइन होनी चाहिए, सब लोग पॉजिटिव सोचते हो, कोई मॉरल होना चाहिए स्टोरी का। अब भैया सब पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिव भी तो कोई सोचने वाला होगा। किसी बात को लेके जेलसी होगी तो जो आपका दिल कहता है वो जवाब दीजिए। आप ये मत सोचना कि अगर जेलसी होगी अफसर क्या सोचेगा, नेगेटिव लाइक क्वालिटीज, इस नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में ही बेड़ा गर्क हो जाता है। 100 में से केवल एक बच्चा सिलेक्शन पा रहा है, और स्टिल डिफेंस में ऑफिसर्स की कमी है, बिकॉज दे चूज द बेस्ट एंड इंस्पायर द रेस्ट। उनको बेस्ट चूज करना है,
कोई उनके लिए प्रतिबद्धता नहीं है, मजबूरी नहीं है कि हमने अगर 350 वैकेंसी निकाली है तो 350 ही हमें सिलेक्शंस देने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अफसर्स की क्या, अगर बच्चे नहीं मिल पाते तो वैकेंसीज खाली रह जाती हैं, और स्टिल 10,000 से ऊपर अफसर्स की अभी भी कमी है फौज में। और उसका कारण यही है कि कैपेबल बंदे नहीं है तो नहीं लिए जाएंगे। हो सकता है कि पूरा की पूरा ग्रुप ले लिया जाए, और हो सकता है कि पूरा की पूरा ग्रुप वाइप आउट कर दिया जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो एसएसबी की प्रक्रिया है, ये अपने व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, अपने विचारों का इंटरप्रिटेशन करने की प्रक्रिया है। अगर आप सबसे ज्यादा किस टीचर को लाइक करते हैं? अगर मैं कहूं आपका फ्रेंड कौन है, आप कहेंगे ये बच्ची मेरी फ्रेंड है, तो मैं कहूंगा ये क्यों नहीं है? आपके पास रीजन जरूर होना चाहिए जो भी आपका रिस्पॉन्स होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे एसएसबी में मुझे पूछा गया था, तब अटैक हुआ था 26/11, आपने सुना होगा अमेरिका पे, और हमारे पार्लियामेंट पर भी समकालीन एक अटैक तब होके चुका था, जो संसद भवन पे हमारी आत्मा पर हमला था। तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द टेररिज्म? तो मैंने कहा कि मैं 2 एग्जांपल्स के माध्यम से और एक छोटी सी कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा कि व्हाट विल बी द स्टेप टू कर्ब द टेररिज्म। तो पहला, तो मैंने उस अमेरिका के हमले का जिक्र दिया। अमेरिका पर आतंकवादियों ने एक हमला किया, उसका भी केवल एक वीडियो मौजूद है, और उसकी प्रतिक्रिया देखिए। अमेरिकन्स डिस्ट्रॉयड ऑल द रूट्स ऑफ टेररिज्म फ्रॉम तालिबान। पूरा मिट्टी में मिला दिया पहाड़ों को भी उन्होंने, और जो उसके कारण थे घर में घुस के मारा। पाकिस्तान भी उनको शरण दे नहीं पाया, अपनी एयर पट्टी दी नष्ट करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर घुस के पता चल गया कि पाकिस्तान में घुसा हुआ है। अमेरिका ने कि सैनिकों ने ऑपरेशन किया और उसको जिंदा रहने नहीं दिया, वहां पर नेस्तनाबूद कर दिया। उसकी लाश तक के पते नहीं है कहां पे हो, उस्मा बिन लादेन को। लेकिन अमेरिका की तुलना अगर हम भारत से करें तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे ही संसद पर अटैक हुआ तो ये हमारी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह था, माता के हृदय पर हमला था, क्योंकि नई दिल्ली हमारी राजधानी, उसमें भी सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर कौन सा होता है? पार्लियामेंट, संसद, और उसी पर हमला। तो जो घाव आतंकवादियों ने हमें दिए उसकी प्रतिक्रिया तो आई, लेकिन शब्दों में आई। अटल जी ने कहा लड़ाई आर पार की होगी, और जब बाद में आर पार की लड़ाई नहीं हुई, हम फिर से शांति के कबूतर उड़ाते रह गए, तो फिर अटल जी ने अपना स्टेटमेंट भी बदल लिया। जब पत्रकार ने उनसे पूछा आप तो आर पार की लड़ाई की बात कर रहे थे, क्या हुआ? अटल जी ने कहा कि मैंने ये कहा था लड़ाई हुई तो आर पार की। अब शब्दों के तो बाजीगर थे ही वो, तुरंत बदल गए अपना स्टेट, राइट? लेकिन इन दोनों घटनाओं की हम तुलना करें तो अमेरिका ने तो यहां पर किया पुण्य और भारत ने यहां किया पाप, और ये पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने घर में हार गया, इसको घर में हारना कहते हैं। घर में आके दुश्मन और हृदय स्थल को क्षत विक्षत कर जाए। तो एक कविता का मैंने उद्धरण दिया था, छीनता हो स्वत्व तेरा और तू त्याग तप से काम ले ये पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है, बद्ध विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ा कर भीख किंतु क्यों मांगे वह पुरुष जिसकी भुजा में विजय की शक्ति। छीनता हो स्वत्व, आत्मसम्मान पर अगर आपके कोई ललकारता है, और हमने क्या किया? त्याग तप से काम लिया। लड़ाई अच्छी नहीं है, आर पार की बात कह के हट गए, ये हमने पाप किया। और पुण्य किसने किया? अमेरिका ने, क्योंकि जब हमारे स्वाभिमान पर कोई हमला करता है तो उस केस में पुण्य की डेफिनेशन ये है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। हाथ बढ़ा अमेरिका की तरफ, पूरा तालिबान की तालिबान नेस्तनाबूद कर दिया उसने। जितने रूट्स थे टेररिज्म के सबको उखाड़ फेंका, और एंड में पाकिस्तान में घुस के बिन लादेन को भी ठिकाने लगा दिया। तो अमेरिका ने क्या किया? पुण्य, क्योंकि स्वाभिमान पर जब हमला हो, छीनता हो स्वत्व तेरा और तू त्याग तप से काम ले ये पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ। अब जो आदमी के पास कैपेबिलिटी नहीं है, पावर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, वो कर भी क्या सकता है बेचारा? अभी पाकिस्तान जाके नेपाल पे हमला कर दे, नेपाल क्या करेगा बेचारा? तो बद्ध विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ा कर भीख किंतु क्यों मांगे वह पुरुष जिसकी भुजा में विजय की शक्ति। हम फिर भी शांति के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, जबकि हमारी भुजा में इतनी शक्ति है कि एक बार आर्मी को बोल दिया जाए पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा। मुट्ठी भर देश, मच्छर माफिया टाइप देश हमारे सामने। तो टेररिज्म को कर्ब करने का केवल एक ही तरीका है, जिस भाषा में आप समझते हैं उसमें आपको समझाया जाए। और हमने समझाया ना, अभी मोदी जी आगे तो बढ़िया से समझा रहे हैं ना
मैं ये नहीं कहता कि आतंकवादी हमले एक साथ रुक जाएंगे, लेकिन बिल्कुल 1% हो गए। पहले डेली हम कहीं ना कहीं देखते थे, डिस्टरबेंस देखते थे। कश्मीर में 35A का 370 आर्टिकल का लोग नंगा नाच नाचते थे वहां पे, राइट? पत्थरबाजी करते थे आर्मी पे, लेकिन उन सबको क्या किया? ठिकाने लगा दिए या नहीं? अब क्यों कोई कश्मीर में नहीं बोल रहा? उसको पता है कि आर्मी का जूता पड़ेगा। धीरे धीरे क्या हुई? कम हुई, क्योंकि उनको पता है कि भारत ऐसा नहीं है कि लड़ाई होगी तो आर पार की होगी। ये मोदी जी हैं, ये घर में घुस के मारेंगे, पार कर देंगे फिर तुम्हें। तो इनसे क्या हुआ? टेररिज्म की चीजें कम हुई, राइट? तो हर चीज के पीछे जो क्वेश्चन आपको पूछा जाए, आपको क्या विकसित करना है? एक तर्क विकसित। आपसे पूछा जाए आप मम्मी को प्यार ज्यादा करती है पापा को करती है? ऐसे थोड़ी एक को बताना है, दोनों को क्यों? अगर करती हैं तो क्यों ज्यादा करती हैं? हो सकता है आप मम्मी के निकट ज्यादा रहती हो, पैसे मांगने हो तो मम्मी का सहारा लेती हूँ, मम्मी मुझसे पैसे दिलवा दो पापा से। अधिकतर बच्चे का लगाव मम्मी से ही होता है, पापा से तो बेचारा तब मांगता है जब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अधिकतम लगाव तो बच्चे का किसके साथ होता है? मम्मी के साथ होता है। तो बट यू मस्ट हैव द रीजन बिहाइंड द सेम। कोई एक, आप भागिए मत क्वेश्चन से कि दोनों को, आप तर्क डेवलप करिए। और तर्क डेवलप कब करेंगे? जब आप खुद में टटोलेंगे, खुद से पूछेंगे आपका यही फ्रेंड क्यों है, ये फ्रेंड क्यों नहीं है, उसका रीजन आपके पास पता होना चाहिए। आप दोनों साथ में बैठते हो ना, इनके साथ क्यों नहीं बैठते भाई? वो बैठती नहीं है, राइट? रीजन, यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि मेरी इसके साथ ही क्यों पड़ती है, इसके साथ क्यों नहीं पड़ती। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं मम्मी से ही ज्यादा क्यों प्यार करता हूं, पापा से क्यों नहीं करता? मैं इस टीचर को ही ज्यादा पसंद क्यों करता हूं, दूसरे टीचर को क्यों नहीं करता? गेटिंग माई पॉइंट? मैं इस कोचिंग को ही क्यों लाइक करता हूं, दूसरी कोचिंग को क्यों नहीं लाइक करता? अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ी दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको खुद से तलाशना पड़ेगा या नहीं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एसएसबी की प्रोसेस है खुद में टटोल। खुद में क्या करना? टटोलना। अप दीपो भव, बोलिए मेरे साथ, अप दीप। खुद में टटोलेंगे तो खुद में टटोलेंगे तो आंसर मिल जाएगा। और आप अगर ये सोचेंगे कि एसएसबी की तैयारी के लिए हम आ गए, इनके सर अभी ऐसी घुट्टी पिलाएंगे, खुद भी एयरफोर्स से आए तो कोई ना कोई फॉर्मूला बना के लाएं, हमें देंगे वो फॉर्मूला और हम पार हो जाएंगे। नो, नेवर, नथिंग। 0% प्रोबेबिलिटी है घुट्टी पिलाने की। मुझे एयरफोर्स का कितना भी अनुभव सही, मैं 2006 से बच्चों को डिफेंस के लिए गाइड कर रहा सही, लेकिन कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन में अब तक नहीं बना पाया कि वो बस आपको घुट्टी घोल के दूं पानी में, गुनगुने पानी के साथ, और आप में अफसर लाइक क्वालिटीज का विकास हो जाए। ये आपकी खुद की प्रक्रिया है, आपको खुद से पूछना है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में यही तो है। कौन से टीचर को ज्यादा पसंद करते हैं, किसको नहीं करते? आपके स्कूल फ्रेंड में ये है, ये क्यों फ्रेंड नहीं है? इस तरह की तो क्रॉस क्वेश्चनिंग है जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट करती है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस को टेस्ट करती है, स्पीड ऑफ डिसीजन को टेस्ट करती है कि कितनी जल्दी आप डिसीजन लेते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें बिल्कुल तत्काल डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, सोचने समझने का मौका नहीं होता। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में अगर मैं कहता हूं डिप्रेशन शब्द पर कोई सेंटेंस बनाइए, आज हर व्यक्ति डिप्रेशन में है। पहले, बहुत पहले, 200 साल पहले एक चीन के चिकित्सक ने कहा था कि बीमारियों का कारण शारीरिक कम है, मानसिक ज्यादा है। तो लोगों को बात पची नहीं, क्योंकि शारीरिक ही लोगों को कष्ट होते थे पहले, मानसिक तो मतलब ही नहीं है। लेकिन आज की डेट में आप बताइए, सारे रोगों का कारण मानसिक है। आपको दवाई नहीं सही करती, आपको अपना भरोसा सही करता है। आपकी हड्डी टूट जाए, आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर की दवाई असर कर रही है, दवाई नहीं, वो नेचुरली हील होगी। डॉक्टर केवल उसको क्या कर रहा है, फिक्स कर दे रहा है अपनी जगह, टाका वाका लगा के, जिससे कि वो अपनी जगह सेट हो जाए। अब डिजनरेशन हो रहा है तो आपको दर्द हो रहा है, लेकिन नेचुरली ही बॉडी अपने आप को सही करती है, और विश्वास इसमें बड़ा काम करता है। अगर मुझे विश्वास है कि ये डॉक्टर मुझे कभी नहीं सही कर पाएगा, तो वो डॉक्टर पीएचडी की डिग्री क्यों ना ले आए, वो कभी नहीं सही कर पाएगा, एमडी क्यों ना हो जाए, डीएम क्यों ना हो जाए डॉक्टर। लेकिन अगर मुझे भरोसा है, तभी तो हम उस चिकित्सक के पास जाते हैं ना, जो हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है, बाईपासिंग मेनी डॉक्टर्स, जबकि रास्ते में उससे भी इंटेलिजेंट डीएम भी पढ़ेंगे, एमडी भी पढ़ेंगे, लेकिन हमें दवाई किसकी लगती है? उस एमबीबीएस की। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा उसमें प्रतिष्ठित। तो जो बिलीफ सिस्टम है ना, यही आपको आगे ले जाता है। और ये नेचर जो है ना, कहते हैं ना भाग्य से हो गया, ये हो गया, नो, भाग्य कुछ नहीं होता है, भाग्य की लकीरों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जो कुछ है आपके कर्म से होता है, कर्म से आप भाग्य की लकीरों को भी मिटा सकते हैं। नेचर का सीधा सीधा रूल है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि नेचर क्या है? न्यूट्रल है, वो किसी का शत्रु नहीं है। भगवान को तुम्हें से पैज की क्या पड़ी कि भाई तुम्हारा भाग्य खराब करेंगे? नेचुरल चीजें हैं, एकदम न्यूट्रल चीजें हैं। लेकिन जैसा हम सोचते हैं, ये प्रकृति 1000 गुना वैसा ही हमें देती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जैसा आप सोचेंगे
वैसी ही चीजें आपको कंप्यूटर और सिस्टम पे दिखाई देने पड़ेंगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आपने मान लिया सेना के बारे में सर्च किया तो पूरे यूट्यूब पर आपको सेना से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने अगर मान लिया कैमरा खरीदने के लिए नेट पर सर्च किया तो दूसरे दिन कैमरे ही कैमरे कैमरे ही कैमरे आपको अगल बगल में दिखने लगेंगे, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। जो आप सोचते हैं उसको 1000 गुना करके आपको दे रहा है। वही प्रकृति का भी नियम है, जैसा आप सोचते हैं प्रकृति 1000 तरीके से वो आपको लौटाती है। अगर आप किसी को सुख देते हैं तो वो सुख वापस लौट के 1000 गुना होके वापस आता है। किसी को दुख देते हैं तो उतनी दुख पीड़ा कष्ट आपको हजारों गुना होकर मिलता है। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। तभी तो कहते हैं प्रकृति या फिर भगवान के नियम में कोई बेईमानी नहीं है। जैसा आप हो वैसा ही आप बन जाओगे। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती है या नहीं? सबसे पहले हैबिट्स हम बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, हैबिट्स आपको बनाती है, फिर वो आपको फॉर्म करेंगी। नशे की लत लग जाती है ना, तो सबसे पहले तो हमने हैबिट डाली ना। शराब थोड़ी आई थी हमारे पास कि आइए मुझे पिए, सिगरेट थोड़ी आई थी कि आपके होठों से लग के कस मारिए मुझ में, अरे तुम खुद लाए थे। आदत डाली और फिर वो आदत तुम्हें बना देती है शराबी, नशेबाज। तो पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। तो इसीलिए अभी से सुधार करें उन आदतों में और इन चीजों को अनुग्रहित करें। आज का मेरा क्या नैतिक शिक्षा है, क्योंकि 2-3 दिन मैं आपको ये बताऊंगा। कल मैंने हनुमान जी की कहानी सुनाई थी, महाभारत सुनाया था, तो उसमें लीडरशिप की बात बताई थी। कृष्ण भगवान के अंदर सारी क्वालिटीज थी, लिख लिया था। इसके बाद किसी दिन रामायण की सुनाऊंगा, उसमें हनुमान के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कितनी थी वो बताऊंगा। ये जो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं, इनको लिख लीजिए। अब व्यवहार में जो भी रिस्पॉन्सेज हों, इन्होंने कॉपी मांगी, इसने नहीं दी। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने नहीं बताया, फिर इनका क्या जवाब रहा। इन्होंने मम्मी से कुछ, आपके कन्वर्सेशन तो रहे होंगे ना पूरे दिन में हर एक व्यक्ति से। उन कन्वर्सेशंस में ये तलाशने की कोशिश करो कि जो आपने रिस्पॉन्स दिया, आपने जो प्रतिक्रिया दी, उनमें से इनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो परलक। समझ में आ रही है मेरी बात? इन्होंने कॉपी मांगी, इन्होंने दे दी, तो इनके अंदर क्या गुण रहा? कॉपरेशन का गुण रहा है या नहीं? बोलिए। दूसरा, सोशल एडेप्टेबिलिटी का गुण रहा है या नहीं? ये 2 गुण आ रहे हैं या नहीं आ रहे गेटिंग में? अब इन्होंने मना कर दिया, तो कौन सा गुण है? कोई नहीं है ना। तो इनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 15 अफसर लायक क्वालिटीज बता रही है नहीं बता रही? कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया आपको करनी है तो उससे पहले ये 15 अफसर लायक क्वालिटीज रट लेनी है। कल मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, लाइवलीनेस, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन, करेज, स्टेमिना, रट लीजिए। उसके बाद जो भी आप काम करें उस उत्तर को खुद एनालाइज करिए, मुझसे मत मांगिए कि सर इस स्थिति में क्या करना चाहिए था। खुद एनालाइज करिए और एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अफसर लायक क्वालिटी आपकी प्रतिक्रिया में रिफ्लेक्ट हो रही है। प्रैक्टिस सेशन करेंगे हम बाद में शुरू, पहले आप इसको अपने व्यवहार में लाइए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पीछे तक आ रही है ना? किसी ने, आप गए किसी से हेल्प मांगने, उसने मना कर दी, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा होता है ना, किसी ने आपसे कही यार ऐसा कर, तू सीट पे मुझे यहां बैठा दे, मैं उधर बैठ जाता हूं, तो आपने अगर एडजस्ट कर लिया तो कौन कौन सी क्वालिटी रही? कॉपरेशन रहा, सोशल एडेप्टेबिलिटी रही, और क्या रहा? और क्या रहा? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी रही। तो चल ठीक है तू यहां, मैं ऐसी सिचुएशंस आएंगी, क्योंकि हम सिचुएशन से घिरे हुए हैं, जनरल सिचुएशन ही वहां आपको दी जाएगी। मेरा सीट ऊपर वाली नीचे वाली मिली है, एक बुढ़िया है उसको सीट ऊपर वाली मिली है, अब वो चलने में सक्षम नहीं है ट्रेन में, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जा चढ़ मर मुझे क्या, या आप उसकी चढ़ने में सहायता करेंगे, या उसको आप सीट ऑफर कर देंगे, आप यहां बैठिए मैं ऊपर बैठता हूं। तो अगर ये रिस्पॉन्स होगा तो इससे क्या झलकेगा? स्टेमिना है क्या नहीं ऊपर तक चढ़ने का? आपने पहली बात तो। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं, मैं सो जाऊंगा। तीसरा, सोशल एडेप्टेबिलिटी है या नहीं, कॉपरेशन है या नहीं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं। आप रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, नारियों का सम्मान करना जानते हैं, सीनियर सिटीजन्स का सम्मान करना जानते हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं इसको अपनी। तो कितनी अफसर लायक क्वालिटी जिसमें आ गई। ऐसी ही सिचुएशन 50 दी जाएंगी। एक्सीडेंट हो गया आपसे गलती से, कोई व्यक्ति घायल हो गया, उसको फर्स्ट एड दोगे या 2 लात और मारोगे, भाग जाओगे, पुलिस को फोन करोगे। भागने के बहुत ऑप्शंस हैं, 99% में केसेस भागता है, लेकिन दिखाता क्या? अरे नेगेटिव हो जाएगा, मैं उसको फर्स्ट एड दूंगा। फर्स्ट एड कहां से लाओगे?
वो स्कूटर मोटरसाइकिल हर एक में फर्स्ट एड किट रहती है, गाड़ी में किट रहती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसी ढेर सारी परिस्थितियां होंगी, अभी मैंने दी तो नहीं है ना, नहीं तो आप समझोगे कि ये तो पढ़ने लग जाओगे, फिर रटने लग जाओगे, और पढ़ना रटना यह है ही नहीं, ये आपके पूरे व्यवहार का खेल है। समझ में आ रही है बात? जितनी भी प्रतिक्रियाएं आप पूरे दिन में देते हैं ये याद कर लो और फिर मनन करो कि अगर मैंने इससे ये प्रतिक्रिया दी, मैंने इसको ये बोला और इसमें ये गुण झलकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो डेली से जब आपको आदत पड़ जाएगी अपनी प्रतिक्रिया 4, 5, 10 एनालाइज करने की, तो महीने में तो बहुत हो जाएंगी, सालों में तो बहुत हो जाएंगी। तो अभी तो 1 साल है करीब आपके इंटरव्यू का, तो 1 साल में आमूल चूल आपके व्यवहार में और प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है भाई, झेलने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस।